हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 4 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, अलबरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सन 973 में ख्वारिज्म में। अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अलबरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अलबरूनी ने अपनी शिक्षा ख्वारिज्म से प्राप्त की थी। दूसरा है, अलबरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था, सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत। तीसरा है, अलबरूनी यूनानी भाषा का अच्छा जानकार था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन सही है। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अलबरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। अगला प्रश्न है, अलबरूनी ने प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों को कैसे पढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरबी अनुवादों के माध्यम से। अलबरूनी प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। अगला प्रश्न है, 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुल्तान महमूद। 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अलबरूनी को बंधक के रूप में सुल्तान महमूद गजनी ले आया। दूसरा है, अलबरूनी को गजनी शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा है, अलबरूनी को गजनी में ही भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। अलबरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अलबरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी में अरबी भाषा में किन विषयों के संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया जाने लगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा। गजनी में ही अलबरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी में ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अगला प्रश्न है, अलबरूनी ने भारत में संस्कृत, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किनके साथ समय बिताया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ। अलबरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी।
अगला प्रश्न है, अल-बरूनी ने भारत के किन हिस्सों की यात्रा की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब और उत्तर भारत। अल-बरूनी का यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी के लिखने के समय पश्चिम में यात्रा वृत्तांतों में कौन से क्षेत्र शामिल थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहारा रेगिस्तान से उत्तर में वोल्गा नदी तक। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल-बरूनी द्वारा। अरबी में लिखी गई किताब उल हिंद की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल और मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह पुस्तक फारसी में लिखी गई थी। दूसरा है, इस पुस्तक की भाषा सरल और स्पष्ट है। तीसरा है, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान के आधार पर है। चौथा है, यह पुस्तक 100 अध्यायों में विभाजित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और चौथा कथन असत्य है। अरबी में लिखी गई अल-बरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल और मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद के प्रत्येक अध्याय का आरंभ किससे किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक प्रश्न से। सामान्यतः अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी का झुकाव मुख्य रूप से किस विषय की ओर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गणित। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना को, जो अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल-बरूनी का गणित की ओर झुकाव था। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी ने अपनी कृतियां मुख्य रूप से किन लोगों के लिए लिखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। अल-बरूनी, जिसने लेखन में अपनी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इसने दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थी। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद में किन विषयों की आलोचना की तथा उनमें सुधार करना चाहता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। संस्कृत ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली, पाली ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली और प्राकृत ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थी, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। अगला प्रश्न है, हिंदू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फारसी। हिंदू शब्द लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा गया। अगला प्रश्न है, प्राचीन फारसी भाषा में हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए। हिंदू शब्द लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द था, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा गया। अगला प्रश्न है, अरबी लोगों ने हिंदू शब्द के क्षेत्र को किस नाम से अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल हिंद। हिंदू शब्द लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा गया। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा में भारत के निवासियों को क्या कहा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी। हिंदू शब्द लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका अर्थ सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। दूसरा है, तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों के निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। तीसरा है, तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों की भाषा को हिंदवी कहा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। हिंदू शब्द लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा गया। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरबी में। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इब्न बतूता द्वारा लिखा गया रिहला से भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां मिलती हैं। दूसरा है, इब्न बतूता अरब का निवासी था। तीसरा है, इब्न बतूता का परिवार इस्लामी कानून अथवा शरिया विषय में विशेषज्ञता रखता था। तीसरा है, इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथन दूसरा असत्य है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक कहानियां देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तीजियर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर ज्ञान के किस स्रोत को अधिक महत्वपूर्ण मानता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यात्राओं से अर्जित अनुभव।
अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों तथा लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रस्थान करने से पहले इब्न बतूता किन किन स्थानों की यात्राएं कर चुका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक और फारस, यमन और ओमान। 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले इब्न बतूता मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत में किस मार्ग से प्रवेश किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य एशिया के स्थल मार्ग से। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो इब्न बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को कौन सा पद दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काजी या न्यायाधीश का। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो इब्न बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता को किस देश में मंगोल शासक के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने मालद्वीप में कितने महीनों तक काजी के पद पर रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 महीने। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालद्वीप गया, जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा क्यों शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा से। यह रेहला से लिया गया उद्धरण है। अपने जन्म स्थान तेजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्री या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं, लेकिन अपने अंदर एक अधिप्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण से थी, से प्रभावित होकर। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता अपनी यात्रा आरंभ करने के कितने वर्ष बाद घर वापस पहुंचा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 वर्ष बाद। अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देता है। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।